इंदौर सेलिब्रिटी के मंच पर आज हमारे साथ हैं श्रीमान आशीष गोविंद कट्टी जी, जो एक सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम ठीक। सर, आपका संक्षिप्त परिचय दीजिए हमें। मेरा नाम आशीष गोविंद कट्टी है और इंदौर से ही मेरा बर्थ प्लेस है। स्कूलिंग मेरा इंदौर में हुआ, कॉलेज इंदौर में हुआ, प्रोफेशनल स्टडीज़ मेरी पूना से मैंने मैनेजमेंट किया। उसके बाद मैं मार्केटिंग ही मेरा मेन कोर रहा है काम का। और पिछले 2010-11 से हम लोग जो है एक स्पेशल बच्चों का स्कूल है, उसके लिए मैं अपने काम कर रहा हूँ। सर, जैसे आपने बताया कि आपने एक स्कूल शुरू किया है, तो आपके जीवन में ऐसा पल कौन सा आया जब आपको लगा कि ऐसे बच्चों के लिए मुझे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए एक स्कूल शुरू करना चाहिए? अमित जी, एक दो चीज़ें ऐसा तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ऐसा पल आया या क्या हुआ, और कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं है, फैमिली में भी कोई इस तरीके का कोई केस नहीं था। लेकिन शुरू से मतलब थोड़ा सा एक इंक्लिनेशन जो था वो एक सेल्फ असेसमेंट पे, आत्मचिंतन पे, और वो कब जाके ध्यान में कन्वर्ट हुआ पता नहीं। लेकिन उस वक्त फिर ऐसा लगने लगा, और मतलब मेरा ये मानना है कि जब आप ब्लैंक होके बैठते हो, शांत होके बैठते हो, तो हर व्यक्ति जो जन्म लेता है वो कुछ ना कुछ उद्देश्य लेके आता है। शायद पहचान पाते हैं, नहीं पहचान पाते, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर कभी ब्लेसिंग्स होती हैं ऊपर वाले की या गुरु की, तो एक ऑब्जेक्टिव मिल जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि कुछ काम करते करते आपको बहुत अच्छा लगने लगता है कि नहीं, ये काम आपको करना चाहिए। और जब आपको ये लगता है और आप नहीं करते हो तो बड़ी बेचैनी होती है। मेरे साथ एक दौर ऐसा हुआ था, 2009-2010 के बीच की बात है। तब अचानक ऐसा लगने लगा था कि नहीं, मुझे जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर तो नहीं बोलूंगा, एमआर है, या जो अपनी बात नहीं रख पाते, या जिनको हम लोग समझते हैं कि ये पागल है और कुछ नहीं, तो उनके लिए अपने को कुछ ना कुछ करना चाहिए। पर क्या करना चाहिए पता नहीं, बैकग्राउंड कुछ था नहीं, एकेडमिक भी उसमें नहीं था, ना कोई फैमिली में था, तो टालता रहा। नहीं, ये वियर्ड है, ऐसा नहीं होता है, कोई अपने लिए काम करने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा। तो 2009-2010 वाला पीरियड बड़ा बेचैनी का रहा। मतलब सब कुछ ठीक था, प्रोफेशनली सब अच्छा था, सब कुछ था, फैमिली में कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी जो है वो एक बेचैनी रहती थी। रात रात भर जागते रहते थे, वही सोचते रहते थे। फिर ऐसा लगा कि चलो यार, एक बार हो सकता है शायद हम लोग इसीलिए बने। अब किया 2011 में ये शुरू किया, दोस्तों के साथ में मिलकर बात की। आश्चर्य इस बात का हुआ कि सबके सब प्रोफेशनल हैं, हालांकि मेरे साथ में स्कूल से थे, और उनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा कह लो कि बहुत आध्यात्मिक या धार्मिक या ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल प्रैक्टिकल, जैसे युवावस्था में होते थे लोग, वैसे ही वो अभी भी थे सब। पर अचानक एक सरप्राइजिंगली, मतलब ये सारे लोग तैयार हो गए कि हाँ ठीक है, करो, आप ये कर सकते हैं। और हम लोग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। हम लोग 7 लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर दिया। उनमें से एक मेंबर से तो हम पहली बार मिले थे, और पहली बार मिला ही था मैं ये बोल के कि मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ और आपको मैं अपने साथ में चाहता हूँ। वो आ गई उसमें। तो ऐसे ही ये शुरू हुआ साथ। और फिर जब शुरू हुआ काम, तब ऐसा लगने का लगा नहीं, जो भी हम लोग कर रहे हैं वो सही है। फैमिली का सपोर्ट अपने आप मिलने लगा। धीरे 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 शुरुआत में तो फैमिली बोलती थी कि ये सब क्या कर रहे हो, इसमें क्या रखा है, आपका प्रोफेशन देखो, उसके अलावा जाके आप ये सब काम कर रहे हो। फिर धीरे धीरे उनको भी उसमें इंटरेस्ट आने लगा। उनको लगा कि यार कुछ तो भी पता नहीं क्या है, लेकिन हो सकता है कि मेरे बिहेवियर में कुछ चेंज आया हो या जो भी हो। वो अकोमोडेट करने लग गए थे बहुत अच्छी तरीके से, और खुश रहने लगे थे काफी वो सब देख के। उसके बाद में कोई रेजिस्टेंस आया ही नहीं किसी तरीके का। जो शुरुआत में जो थोड़ा बहुत फैमिली ने रेजिस्टेंस नहीं दिया, सिर्फ इतना बोला कि क्यों कर रहे हो, और मेरे पास उसका आंसर नहीं था। फिर उनको लगने लगा कि जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है। तो फिर शुरू हो गया। मेरी मदर एकदम सपोर्टिव हो गई, मेरे पेरेंट्स सपोर्टिंग हो गए, रिलेटिव्स कुछ भी बोलते रहे, कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। अभी की डेट में सब लोग सपोर्टिव, सब साथ में। बढ़िया। सर, आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का हमने शुरुआत की, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, हमें उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, ये शुरू हुआ था, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है श्रीदेवी मातोश्री सामाजिक सेवा संस्था। और मदर फिगर को हमने ज्यादा अहमियत दी है सारी चीजों में। दी क्या है, मतलब वो था, मतलब कि मदर फिगर पे ही अपने को काम करना है, उन्हीं के लिए। और जो भी हम काम कर रहे हैं वो अपन माता आदेश से कर रहे हैं, ऐसा मान के चलेंगे, और तभी हम कर पाएंगे। तो उसके बाद से ये एटीट्यूड डेवलप हो गया कि हमसे जो काम करवा रहा है, जैसे कंपनी का सीईओ होता है या आपका कोई बॉस होता है, आप उसके अंडर में काम करते हो। हम लोग यही मान के चलते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं।
और ऑफिशियली हमारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगर मैं कहीं और एम्प्लॉय होता तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे यहाँ पे फुलफिल करनी है कि आई एम आंसरेबल टू दैट। फिजिकली मेरे सामने नहीं है लेकिन स्टिल आई एम आंसरेबल। उसके बाद से काम करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि खुद ही के लिए फ्लो चार्ट बनता चला गया, करना क्या है, और खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो गए थे कि अपने को ये काम करना है, क्योंकि अपने को आंसरेबल है अपन उनके लिए जिसके नाम से। स्कूल जब शुरू किया तो हमने उसका एकदम से नाम हमारे दिमाग में आ गया था अरुणाभ। मतलब हम लोग साथ में बैठे थे, लिखोगे अरुणाभ। अरुणाभ का मतलब होता है सनशाइन, अरुण सूर्य, आभा यानी उसका शाइनिंग। तो हम लोग अरुणाभ के नाम से करेंगे, क्योंकि जिनका जीवन अभी तक अंधकार में लग रहा है हमको, शायद हम उनके लिए सनशाइन ला सके। बहुत बढ़िया, वो ऑब्जेक्टिव था और अरुणाभ नाम से ही फिर शुरू हो गया। अभी भी दिक्कत होती है, बहुत सारे लोग अरुणाभ बोल नहीं पाते मीनिंग भी बहुत लोगों को नहीं मालूम है ठीक है, चलता है। सिर्फ अरुणा लोग छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि मातोश्री मतलब कोई अरुणा माता होगी उनके नाम से है ये। ठीक है, सोच है। अनुराग जो हमारा स्कूल है, स्कूल में किस तरह के बच्चे होते हैं और इन स्कूल में बच्चों को संभालने के किस तरह से एक्सपर्ट आपने अपॉइंट करके रखे हैं? मैं थोड़ा सा इसको इस सवाल में थोड़ा और गहराई में जाना चाहूँगा। एक सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूँ तो जब हमने भी ये काम शुरू किया था, और अभी भी अवेयरनेस की कमी की वजह से स्थिति है कि हमारे दिमाग में दो तरीके के लोग बैठे। एक सामान्य, जैसे आप हम लोग अपने आप को मानते हैं वैसा, और एक जो हमसे अलग हटके है, जो सामान्य से अलग है। सही। उसकी परिभाषा हम लोग कई बार बदल देते हैं। मतलब हमको लगता है कि एक दो ही कैटेगराइज कर पाते हैं कि ये पागल है और ये नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, विविध रंग दुनिया के भरे हुए हैं, ऊपर वाले ने इतने रंग भरे हुए हैं। इन दोनों कैटेगरीज के अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज जो हमको पता नहीं है। तो हम कैसे बच्चों के साथ में काम करते हैं, वो बच्चे स्पेशल हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई स्पेशल वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमको शायद संख्या में कम दिख रहे हैं, लेकिन स्पेशलिटी और कुछ नहीं। आप और मैं जिस पैटर्न पे सोचते हैं उनका पैटर्न सोचने का अलग है, इससे ज्यादा फर्क नहीं होता है। अच्छा। अगर एक फिजिकल डिसेबिलिटी की बात तो हमको साफ दिखती है, लेकिन बौद्धिक रूप से जो हम लोगों में फर्क होता है, हम लोग परफॉर्मेंस से, आईक्यू लेवल से, इस तरीके से हम लोग सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर ले कि ये अलग है, ये थोड़ा सा कम आईक्यू, ये ज्यादा आईक्यू, ये आईक्यू ऐसा। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि आपके दिमाग में जो आप सोच रहे हो वो आपको सही लग रहा है, वैसे ही वो बच्चा जो सोच रहा है वो उसको सही लग रहा है। हाँ। लेकिन आपके हिसाब से वो आपकी परिभाषा में फिट नहीं बैठ रहा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक बच्चा था, मेरे अपने परिवार की बात है, घर में ड्राइंग रूम से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी बेडरूम तक। वो बच्चा उल्टा हो जा रहा था, हाथ आगे पैर पीछे। रिस्की काफी है, बराबर है, बच्चों को टोकना भी स्वाभाविक है। घर के एक बुजुर्ग ने उसको टोका, बच्चे ने एकदम से बोल दिया कि आपको ऐसा नहीं उतरते आता इसलिए आपको गलत लग रहा है। तो तभी मुझे स्ट्राइक हुआ कि नहीं, सोच उसकी भी सही थी, सोच इनकी भी सही थी। इन्होंने जमाना देखा, इनको लग रहा है रिस्की है, फिसल जाएगा, या फिसलने का काम नहीं था क्योंकि प्रॉपर ग्रिप थी हाथ की और व्यवस्थित करता था, अच्छी स्पीड से आ रहा था। फिर भी अपने को कॉन्फिडेंस नहीं आता ना, हम लोग नहीं कर पा रहे तो हमको लगता है कि ये जो कर रहा है गलत है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है कि बच्चा जो सोच रहा है हम उसको गलत कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारी तरीके का नहीं है। बिल्कुल। तो ज्यादातर बच्चे ऐसे ही हैं, उनका अपना सोच किस तरीके से होता है और हमारा सोच उससे भिन्न है, या सामान्य समाज का सोच उससे भिन्न है। तो इसलिए हम लोग उनको आइडेंटिफाई करके अलग कर देते हैं। लेकिन देखिए, उसका अलग सोच होना या उसको ऊपर वाले ने अलग तरीके की विचारधारा दी, सोच दिया, आईक्यू दिया, जो कुछ भी दिया, उसमें उस बच्चे का कोई दोष नहीं है। ये दोष हम लोगों का है कि उसके क्रिएशन में हम लोगों ने फॉल्ट निकाला, जबकि वो कोई फॉल्ट नहीं है। ऊपर वाला पौधे पैदा करता है तो हम लोग बोलते हैं, हमने भी बचपन में पढ़ा था कि ग्रास होती है, शर्ब्स होती है, हर्ब्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, इस तरीके से सब में चीजें फर्क होती है। वनस्पतियां इतनी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है तो इंसान क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल। तो वो एक भिन्न तरीके का इंसान है, इसलिए असलम उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। ठीक है, मेन स्ट्रीम में हमारे साथ में नहीं आ पा रहा है, बराबर है, उसको सबके साथ में रहना है, आजीविका चलानी है, तो कुछ हद तक उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ हद तक हमको भी उसके साथ में जाना पड़ेगा, उतना आगे हमको भी बढ़ना पड़ेगा। तो एक चीज यह समझ में आ रही है कि इन बच्चों के साथ में जब आपको काम करना है तो आपको उनके लेवल पे जाना है।
आपको उसके लेवल पे, अपने लेवल पे उसको नहीं लाना है, क्योंकि आपका लेवल सही है और उसका गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे सोचने का पैटर्न उसके सोचने के पैटर्न से डिफरेंट है और कुछ नहीं है। बजाय कि यह कोशिश करने के लिए कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा उससे कर पाए, पहले एक बार वो तो देखो कि वो क्या कर रहा है, उस लेवल पे उतरो और फिर उसके साथ में रह के हम लोग अगर साथ लेके चले तो चल सकते हैं। ये सिंपल प्रिंसिपल के साथ में हमने काम करना यहाँ पे शुरू किया था। हमारे यहाँ पे किस तरीके के बच्चे, तो बहुत तरीके, एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जैसा चीज है ये। एक वर्ड होता है एएसडी, ऑटिज्म वाले बच्चे हमारे एएसडी ने स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब ही है कि वो 7 रंग बिखरे हुए हैं। आपको हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग मिलेगा। आप कोई सेट पैटर्न पे नहीं जा सकते कि इसके लिए ए फॉर एप्पल है तो दूसरे के लिए वो ए फॉर एम्बिशन नहीं हो सकता। दोनों शब्दों में बहुत फर्क है। या सरल तरीके से बोलूं तो एम फॉर मैंगो और एम फॉर मनी, या सी फॉर कैट या सी फॉर चाइल्ड, ऐसा ये अलग अलग होता है। तो उसके दिमाग में जो बैठा हुआ है और आपके दिमाग में आप इसको डेफिनेशन रटवा नहीं सकते कि ए फॉर एप्पल ही होगा, ए फॉर आम नहीं हो सकता, या इस तरीके की जो बातें होती है। तो एक्जैक्टली वही चीज है कि आप एक बार उसको समझो, उसको समझने के बाद में अपने साथ बैठे। तो ये स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। इसमें किसी बच्चे को किसी केसेस में किस तरीके का बिहेवियर होता है आप नहीं समझ सकते। उनके साथ में रह के असेसमेंट करके, और ये घंटे 2 घंटे की बात नहीं होती है, साथ में कम से कम आपको घंटों उनके साथ में बिताने पड़ते हैं, तब जाके समझ में आने लगता है। तो हर बच्चे के लिए आपको एक अलग अलग थेरेपी, एक इंडिविजुअल प्रोग्राम देना पड़ता है। और इंडिविजुअल प्रोग्राम देते देते आप उतने बच्चों की तरह रहना भी सीख जाते हो, आप उनके साथ में रहना। तो ओवरऑल जाके सिचुएशन ये हो जाती है कि एज अ टीचर आप उस बच्चे को कम देते हो, लेकिन आप उससे लेते ज्यादा हो। हम उसको कम सिखा पाते हैं लेकिन वो हमको ज्यादा सिखाता है। और कई बार हमको ऐसा लगता है कि यार एक तरीका इस काम को करने का ये भी है जो ये कर रहा है, और ये अपने तरीके से ज्यादा बेहतर है। ऐसे भी हमारे साथ में हमने एग्जांपल्स देखे हैं कई बार। तो एक चीज तो सबसे पहले समझ में आ गई कि डिस्कार्ड नहीं करना। मैं पेरेंट्स को भी सलाह देता हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा स्पेशल है, आपको पीडियाट्रिक्स बोल रहे हैं, आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, उनकी बात गलत नहीं है। लेकिन आप अपने मन में ये बिल्कुल भी धारणा या कुंठा मत पालना कि मेरा बच्चा भिन्न है इसलिए कम है। वो बिल्कुल भी कम नहीं है। आपके साथ में कोप अप नहीं कर पा रहा है, या आपने पड़ोसी के बच्चे को या अपने रिश्तेदार के बच्चे को देखा कि इस लेवल पे वो कर रहा है और आपका नहीं कर पा रहे, तो नहीं, पैरामीटर्स उससे नापने के नहीं होते हैं। आपके अपने बच्चे की क्वालिटीज आपको देखनी होगी। और यहाँ पे वही है कि स्पेक्ट्रम है, बहुत सारे तरीके के बच्चे हैं। किसी को बोलने में तकलीफ होती है, किसी को सुनने में तकलीफ होती है, बौद्धिक स्तर भी सबके अलग अलग हैं। किसी को किसी एक पर्टिकुलर एरोमा से तकलीफ है तो किसी को उसी से फायदा है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। और इसके लिए स्पेशलिस्ट टीचर्स लगना इसलिए जरूरी है कि एक तो जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसके ऊपर काम किया हुआ है, हमारे यहाँ पे भी लोगों ने काम किया हुआ है, तो उन्होंने एक पैटर्न बना के रखा है कि इस तरीके से आपको पढ़ना है, सीखना है, असेसमेंट करना है, इनको पढ़ाना है। वो सब अपनी जगह पे सही है। वो टेक्निकली सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इन बच्चों के साथ में किसी तरीके का कोई गलत ना हो जाए, या कोई स्टेप्स गलत ना हो जाए, या कोई अनाड़ी व्यक्ति इनको ना कर सके, इसलिए एक रिहेबिलिटेशन काउंसिल बना के रखी हुई गवर्नमेंट ने ऑफ इंडिया, जो ये तय करती है कि एक मिनिमम पैमाना जो है इतना तो भी इस टीचर को आना चाहिए। वो उससे सर्टिफाइड होता है, वो रजिस्टर्ड होता है, और फिर वो बच्चों के साथ में काम कर सकता है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि एक सर्टेन लेवल तक की मिनिमम क्वालिफिकेशंस होना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन जो होनी है वो है कि हृदय से ऐसे बच्चों को स्वीकार करके काम करना। बिल्कुल। टेक्निकली आप कितने भी क्वालिफाइड हो, लेकिन अगर आपको बच्चे के प्रति किसी भी तरीके की सिंपैथी नहीं है, सिंपैथी नहीं बोलूंगा, उस बच्चे से किसी भी प्रकार का लगाव नहीं है, आपको उस बच्चे के साथ में मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि ये बच्चा डिफरेंट है, अलग है और ये कम है, तो आप उसके साथ कभी काम नहीं कर सकते। सिंपैथी तो उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जैसा जो नॉर्मल बच्चे के लिए गलत है वो इसके लिए भी गलत है। समझाने का आपका तरीका अलग अलग हो सकता है, पहली बात। तो डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसे बच्चों के साथ में काम करना है तो आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपकी मदद करेगी, नहीं तो सिर्फ आप टेक्निकल बन के रह जाओगे। ये सारा काम भावनाओं का है, बच्चे के इमोशंस का है, बच्चे के साथ में पेरेंट्स के इमोशंस का है। टेक्निकली मैं कितना भी काम कर लूँ, ये सर्जरी नहीं है कि मुझे ये जाके कट करना है, इस जगह पे जाके स्टिचेस देने हैं, इस जगह पे जाके लेजर थेरेपी करनी है, ये सर्जरी नहीं है, ये इमोशंस है। और इमोशंस नॉट एज अ फिजिकल चीज नहीं है, भौतिक वस्तु नहीं है। तो भावनात्मक रूप से जब तक आप इस काम को करोगे नहीं, तब तक आप इसमें रिजल्ट नहीं दे सकते। ये पहली चीज।
तो क्वालिफिकेशन टेक्निकल अपनी जगह पे है, वो तुमको चाहिए ही, जिससे वो थेरेपिस्ट को इम्प्लीमेंट कर सके, थेरेपिस्ट के बारे में पढ़ सके और इम्प्लीमेंट कर सके। लेकिन साथ में एक कॉर्ड जुड़ना बहुत जरूरी है, वो जुड़ना। तो वो एक ये एक फील्ड ऐसी है कि जिसमें आप जज्बे से काम नहीं कर सकते हो तो फिर आप ज्यादा काम नहीं कर सकते इसमें। तो वही हमारे क्राइटेरिया रहता है कि टीचर और चाइल्ड या मेंटर और चाइल्ड हम लोग बोले, उनका जो एक रिलेशनशिप होती है, उनकी जो कॉर्डियल रिलेशनशिप होती है, वो कई बार उन चीजों को आगे बढ़ा देती है। कई बार हमने तो ये भी देखा है कि बच्चे टीचर से जो नहीं सीख पा रहे वो दूसरे बच्चे के साथ में रहकर सीख गए। ये हमारे यहाँ बहुत हुआ है। और मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, बड़े बच्चे हैं कुछ हमारे यहाँ, एक कैटेगरी है हमारे स्कूल में 3.5 साल से 12 साल तक के बच्चों का एक डिवीजन है, जिनके साथ में हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन के बाद में इंटरवेंशन करते हैं। वो 12 साल तक भी चलता है। 12 से 16 तक के बच्चों का एक प्री वोकेशनल ग्रुप है, जिनको हमको अब बाकी की दुनिया में लेके आना है, उनके एक बाल मानसिकता से ऊपर लेके उनको यहाँ पे आना है। और तीसरा जो हमारा ग्रुप है वो 16 से ऊपर वालों का है, जो वोकेशनल लाना है, जिनको अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं। आत्मनिर्भर भारत जो हमारा सपना भी है, आजकल हमारे देश का एक मिशन बना हुआ है। तो एक सिंपल है कि आत्मनिर्भर दिव्यांग के बिना ये सपना भी पूरा नहीं होगा। तो इसे 3 कैटेगरीज में हम लोग काम करते हैं, ये छोटे बच्चों का, एक बड़े बच्चों का। तो मैं जो एग्जांपल कोट कर रहा था वो यही था कि एक बच्चा हमारा बिल्कुल भी टीचर्स से नहीं सुनता था, अपनी जगह से उठता नहीं था, आप कितना भी बोल लो, कुछ भी करो, करने को तैयार नहीं होता। उसी के साथ में रहने वाले उसके दूसरे बच्चे ने उसके साथ में काम करना शुरू कर दिया, तो वो सीख गया। जो चीज टीचर्स नहीं सिखा पाए वो चीज दूसरे बच्चे ने सिखा दिया। ये एक एग्जांपल मिलने के बाद में हमने बच्चे को बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू किया, जो ये हमारे 12 से 14 साल वालों के बीच में ज्यादा है, छोटे बच्चों के साथ में इतना नहीं है। 12 से 14 साल तक का, 16 साल तक का जो हमारा ग्रुप है, उसमें हर बच्चे के ऊपर एक दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी है। तो एक चेन है, और ये बच्चे ने आज ये काम किया कि नहीं किया, उसके साथ में जिसको जिम्मेदारी दी वो देखता है। वैसे ही जिसको देखना है उसको भी किसी और बच्चे की जिम्मेदारी मिली हुई है। अच्छा। तो जब ये चेन काम करती है तो ये लोग आपस में टीम वर्क में काम कर लेते हैं। ये तो जो टीम वर्क कॉर्पोरेट सेक्टर में हम लोग बात करते हैं, वो तो ये टीम वर्क तो हमको उन्होंने वहां सिखा दिया प्रैक्टिकल वे में। तो ऐसी काफी चीजें होती हैं जो हम सीखते हैं। तो बराबर है, मतलब आपका कहना कि किस तरीके के बच्चे, तो इस तरीके के बच्चे हैं भाई। कुछ लोगों को बोलने में तकलीफ है, किसी को सुनने में तकलीफ है, किसी को आइडियाज नहीं है, एक्सप्रेस करने में दिक्कत आती है, किसी की सोच थोड़ी सी अलग, कोई हाइपर है बहुत ज्यादा, या कोई हाइपो भी है जो एकदम डल टाइप का है, और किसी का किसी सब्जेक्ट के ऊपर इतना अच्छा ग्रिप है कि आपको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये बाकी जगह पे इतना कम है और इसमें कोई इतना स्ट्रांग है। किसी के प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन हिसाब करने बैठो तो 10 गलतियां निकालता है। सामान बेचने बैठता है हमारी दुकान पे तो बराबर निकाल देता है। तो आप नहीं समझ सकते कि कैसा क्या हुआ। रह रह के हमको समझ में आता है, उनके साथ रह रह के दिखता है यार हाँ ये है, और फिर हमको भी आसानी हो जाती है कि इसको इस जगह पे ले लो, इसको इस जगह पे ले लो, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर काम करो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोल रहा था कि हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि बच्चे में ये कमी है, ये कमी है। नहीं, कमी होगी अपनी जगह पे, कमी आपने अपने हिसाब से तय की, ये इसमें कमी है, ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा। वो क्या कर पा रहा है एक बार उसको देखो, और एक बार उसमें आप काम करना शुरू कर दो तो शायद कोई और बच्चा जितना नहीं कर सकता उतना वो कर देता है। और ये अवेयरनेस हमारे यहाँ अब धीरे धीरे आने लगी, पहले नहीं थी। हम लोग कई बार देखते हैं, मतलब जो एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, या जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी थी या डिफिकल्टी थी, ऐसे तो इतिहास भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जिन्होंने मिरेकल्स किए हुए बात में। सबने कहानी सुनी है एडिसन को स्कूल में छुटपन में पहली दूसरी क्लास में उसकी टीचर ने घर भेज दिया था, चिट्ठी लिख के भेज दी थी कि इस बच्चे को कोई नहीं पढ़ा सकता। उसकी मदर ने उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करके उसको बोला कि स्कूल कह रहा है कि हम तुमको नहीं पढ़ा सकते, तुम ज्यादा समझदार हो। और उसने कितने इन्वेंशन किए हमको मालूम है। सही। तो ये पेरेंट अप्रोच है। ये सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट का अप्रोच क्या होगा। अगर पेरेंट, एक और चीज बताता हूं, मेंटर्स के साथ में टीचर्स का अप्रोच तो पॉजिटिव रहता ही है और रहना भी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्व रखता है। अगर पेरेंट्स अपने एटीट्यूड में पॉजिटिव हैं तो टीचर, पेरेंट और बच्चा मिलकर तो मिरेकल्स कर सकते हैं। लेकिन अगर पेरेंट ही डिसअटेंड होकर बैठे हुए हैं तो फिर दिक्कत आती है, क्योंकि आप कितने घंटे उसके साथ में काम कर रहे हो, ज्यादातर उसको घर पे रहना है। यहाँ पे आप 4 कदम आगे चलाओगे, घर वाले फिर बोलेंगे कि ये नहीं कर पाता, तो आपने जितना किया है उतना ही वो वापस बैक हो रहा है।
तो ये फर्क थोड़ा सा आता है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, अलग अलग तरीके के उनके लिए अलग अलग टीचर्स है, अलग अलग उनका इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम है, उनका अलग अलग थेरेपीज है, वो सारी चीजें करनी होती हैं। और शायद इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है, इसलिए शायद हम लोग उनसे ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि उनको हर बच्चा कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। ये फर्क है उसमें। सर जैसे आपने बताया कि बच्चे कैफे में भी काम करते हैं और तरह तरह के बच्चे यहाँ पे आए हैं, तो अभी तक इतने वर्षों से लेके जब आप कार्यक्रम कर रहे हैं इस तरह का, कितने बच्चों का भविष्य आपने सुधारा या उन्हें इस लायक बनाया कि वो खुद अपनी स्किल पे कुछ काम कर पाए? नहीं, मुझे प्रश्न सही है। भविष्य तो हम लोग नहीं सुधारते किसी का, वो अज्ञात के हाथ में है, वो छोड़ो। लेकिन हाँ, शुरुआत की थी 2 बच्चों से। स्कूल की शुरुआत हुई थी 2 बच्चों से, क्योंकि हम पे भरोसा नहीं करते थे लोग। और क्यों करेंगे, हम लोग बस्तियों में जाके बोलते थे भले ही बच्चा वो दिव्यांग है या स्पेशल है, लेकिन पेरेंट का बच्चा ही होता है, तो वो हमारे साथ क्यों भेजेगा। इसलिए हम लोगों ने उस वक्त फिर उनके बीच में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए हमने एक काम शुरू किया था, जिसमें हम स्कूलों से, स्कूल के जो नॉर्मल स्कूल थे उनके बच्चों से बोलते थे कि अब आप बड़े हो चुके हो, यानी जो छोटा बच्चा है प्राइमरी से ऊपर आ गया है, या तो आपके जो कुछ भी पुराने खिलौने अच्छे कंडीशन के होंगे हमको दे दो, हम आंगनवाड़ी ले जाके वहाँ पे देंगे, क्योंकि इन बस्तियों में आंगनवाड़ियाँ काफ़ी है। और आंगनवाड़ी में जाके अपन टॉय बैंक बनाएंगे, वहाँ पे जब खिलौना बैंक बनेगा तो बच्चा जो आंगनवाड़ी में उपस्थित नहीं होता था वो आना शुरू कर देगा खेलने के हिसाब से। तो खेलने के हिसाब से जब बच्चे आएंगे तो उसमें हमको विशेष बच्चे की पहचान हो जाएगी, ये बच्चा कौन है, ये बच्चा स्पेशल दिख रहा है, ये बच्चा जब दिखेगा स्पेशल तो उसके पेरेंट्स से बात करेंगे। जब उसके पेरेंट्स से हम लोग बार बार मिलेंगे तो एक बॉन्डिंग बन जाएगी। और एग्जैक्टली वही हुआ। हम लोगों ने इंदौर के स्कूलों से खिलौने मांगना शुरू कर दिए, स्कूल वालों ने हमको खिलौने दिए, हमने आंगनवाड़ियों में जाके उनके खिलौना बैंक बनाए। उसकी वजह से हमारे लोगों का, जो अपने संस्था के लोग थे, उनका बार बार बस्ती में आना जाना शुरू हो गया। वहाँ पे स्पेशल बच्चे दिखने लगे, उनसे मिले तो उनके पेरेंट्स मिलने लगे, उनके पेरेंट्स से फिर बात करते करते बॉन्डिंग बनी, उन्होंने हमारे स्कूल में बच्चों को भेजना शुरू किया। ऐसे करके 2 बच्चे शुरू हुए, जो 1 महीने के अंदर अंदर 16-17 पे पहुंच गया एकदम से, ऐसा। तो अब कुल संख्या में कैसे बताऊं, मतलब एवरेज अभी मेरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो 64 हैं। अच्छा। तीनों डिवीजन जो मैंने बताए थे कि छोटा वाला, जूनियर वाला, फिर बीच में प्री वोकेशनल और फिर वोकेशनल, 64 है। लेकिन इस पूरे पीरियड में हम लोगों ने करीब 2016 में मेडिकल कैंप शुरू किए थे। एक मेडिकल कैंप ऐसा था कि जिसमें एक 23 बच्चे, उस वक्त मेरे स्कूल में करीब 27-28 बच्चे थे, तो 23 से बच्चों से कुछ डॉक्टर्स मिले थे जो प्रिडिक्टिव होम्योपैथी पे काम करते थे। तो उन्होंने बोला था कि जो क्रिटिकल इलनेस है उनके लिए हमको काम करना है, तो आपके यहाँ के बच्चे क्रिटिकल है पर इनके साथ में काम कर सकते हैं क्या? मैंने क्या कर सकते हैं। मैंने पूछा अपने ऐसे 27-28 बच्चों में से 23 एक बच्चे को पेरेंट्स तैयार हुए कि चलो हमारे बच्चों को ट्रीटमेंट देंगे। एक मेडिकल कैंप के थ्रू हमने वो ट्रीटमेंट शुरू की। 4-5 डॉक्टर्स थे, उन्होंने बच्चों का एनालिसिस किया, उनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू किया। अगले कैंप में वो 23 से घट के 17 रह गए। उसके बाद फिर जो अगला एक कैंप हुआ तो उसमें वो वापस 28-29 पे पहुंच गया। ये कैंप होता था जिसमें होम्योपैथिक, प्रिडिक्टिव होम्योपैथी के डॉक्टर्स आते थे, बच्चे का पूरा हिस्ट्री से लेकर पूरी एनालिसिस करके उसकी मेडिसिन देते थे, और 1 महीना छोड़ के होता था ऑल्टरनेट मंथ में, यानी साल में 6 कैंप। लेकिन इस कैंप से लोगों को क्रिटिकल इलनेस में कैसे फर्क पड़ा, मतलब मैं आपको बताऊं तो अब इससे समझ सकते हैं कि जो 2016 में कैंप शुरू हुआ था 23 एक बच्चों से, जो घट के 17 हुआ, और फिर जब ये कैंप हमको कोरोना की वजह से बंद करना पड़ा था 2019 के आसपास, तो उस वक्त उसमें 929 पेशेंट थे उस कैंप में। अच्छा। और उसमें 65 डॉक्टर्स की टीम थी जो इनको देखती थी। एक ही दिन कैंप लगता था, 1 महीना छोड़ के, हर महीना एक छोड़ के 1 दिन का कैंप होता था, और सुबह से लेकर रात तक वो कैंप चलता रहता था। और उसमें चंडीगढ़, बिलासपुर, ग्वालियर, यहाँ तक कि बेंगलोर से भी बच्चे ट्रीटमेंट लिए आते थे। और बच्चों का स्तर आप इस समय से समझो कि अगर कोई बाय एयर बेंगलोर से आता है यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा के वापस जाना है तो उस लेवल का भी आदमी था, और उसमें एक ऐसा भी था जिसके पैरों में चप्पल तक नहीं है। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कुछ नहीं था। स्पेशल बच्चों के लिए या क्रिटिकल इलनेस वाले सारे बच्चों के लिए वो ट्रीटमेंट थी, और वो इस हद तक, तो मैं संख्या में तो बता ही नहीं पाऊंगा कि कितने बच्चों के साथ में हम लोगों ने काम किया। वो सारे लोग अभी भी संपर्क में हैं हमारे साथ में। और फिर भी मतलब मेरा तो ये मानना है अमित जी कि अगर एक बच्चे की लाइफ को भी अपनी वजह से कोई एक पॉजिटिव चेंज आ गया तो अपना मिशन तो पूरा हो गया। अपन संख्यात्मक में नहीं जा रहे कि कितने बच्चे हुए कितने नहीं हुए, लेकिन हाँ मतलब अगर एक बच्चा भी, मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब मुझे नहीं लग रहा है पर उनको लग रहा है कि अपनी वजह से लड़का जो है वो अब लाइन पे लग गया, तो वो अपने लिए तो उतना ही काफी है। ठीक।
जिससे अपने को सेटिस्फेक्शन मिल गया कि नहीं यार जितना अपन कर सकते थे अपन ने अपना होल हार्टेडली कर लिया, हमने कोई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, या कोई भी हमने ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो इसके साथ नहीं की जा सकती थी ठीक करने के लिए। अगर वो सारी चीजें ठीक करने के बाद में जो नतीजा आ रहा है तो वो एक सेटिस्फेक्शन है कि यार अपन ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। बाकी तो अज्ञात के हाथ में ज्यादा शक्ति है नहीं सारी चीजों की, तो उन संख्या नहीं बोल सकते कितने हैं, पर हाँ मतलब ऐसा करीब हुए, मतलब 929 पेशेंट वो थे, हर साल बच्चे आते हैं जाते हैं, तो चलता रहता है वो। सर आपने इतनी सारी हमें बातें बताई कि मध्य प्रदेश के अलग अलग शहर से भी बच्चे यहाँ आते हैं, तो इंदौर शहर के फ्यूचर को आप कैसे देखते हैं, स्पेसिफिकली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, और बाकी इंदौर के जो इतना डेवलपमेंट हो रहा है इंदौर का? ये एक अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कुछ चीजों ने तो हमको बता दिया कि इंदौर कहाँ है। स्वच्छता में आज से कुछ साल पहले तक किसी दूसरे शहर जाओ तो हमको ऐसा लगता था यार ये इंदौर में कहाँ आ गए यार, अपन कहाँ रहते हैं, किस जगह पर रहते हैं। पर जो मिरेकलस चेंजेस इंदौर की जनता ने जज्बा दिखाया, प्रशासन ने जज्बा दिखाया और इंदौर को मूल चूल बदल के रख दिया। आप सातवें आसमान की बात कर रहे हैं हम लोग, और वो आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो जिनकी रगों में, जिन्होंने बचपन से गंदगी, जैसे हम लोग भी थे, बचपन से हमने स्वच्छता क्या रहती है, वो जो हमने आसपास के अपने वातावरण को देखकर भी हमको लगता था कि ये सब ठीक ही है, और अब एक्चुअल में जो हम देखते हैं तो हमको लगता है कि नहीं यार इसको कहते हैं स्वच्छता। तो जो फर्क हम लोग ला सके, जो इतने सालों से हमारे अंदर उतरा हुआ था, उसको जब हम लोग बदल सकते हैं, तो इंदौर में एक चीज तो बहुत अच्छी है कि इंदौर किसी भी नए आइडिया को जो सामाजिक हित में हो, पर्यावरण के हित में हो या व्यक्तियों के हित में हो, व्यापक हित में हो, उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है। तो और इस केस में हम लोग, और दूसरी चीज इंदौर के साथ में फायदा यह है कि अगर हम लोग भारत की बात करें तो ज्योग्राफिकली बहुत आइडियल लोकेशन पे सेट है। यहां से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको करीब करीब इक्वी डिस्टेंस है, किसी सेंटर है। तीसरी चीज, इंदौर में इंदौर के लोगों ने, इंदौर के उद्योगपतियों ने, इंदौर के व्यापारियों ने जिस तरीके का डेवलपमेंट दिया है, जिस तरीके का इंदौर में उन्होंने विकास किए हैं, तो शासकीय स्तर पे, प्रशासकीय स्तर पे भी नजरें गई हैं, और एक कनेक्टिविटी के हिसाब से आज एक बहुत बड़ा हब बन गया। मुझे याद है 10-12 साल पहले तक ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं थी। बीच में एक दौर ऐसा आ गया कि फ्लाइट यहां से ट्रेन से ज्यादा थी इंदौर से। ये भी एक अच्छा सिंबल है कि शेयर एफ्लुएंट है, पैसा खर्च करना जानता है, पैसा है लोगों के पास में। और दूसरी चीज, फ्लाइट मतलब वन वे नहीं होता, टू वे होता है। इन्हें बाहर से भी कुछ लोग आना चाहते हैं, कुछ व्यापारिक संबंध चाहते हैं। तो ये सिटी एक ऐसी हब है जो इनोवेशन के लिए तैयार है। कुछ साल पहले इंदौर दिव्यांगों के रिहैबिलिटेशन में नंबर 1 था। जैसे स्वच्छता में नंबर 1 है, वैसे नंबर 1 भी आया था। तो दिव्यांगों के रिहैबिलिटेशन में नंबर 1 आना है, तो ये जैसे मिशन स्वच्छता का हमने लिया था, या और भी चीजें हम लोग ले रहे हैं, तो स्मार्ट सिटी में या इस सिटी में एक ऐसा आइडियल सेंटर यहां पे बनना चाहिए जो एक अपने आप में मिसाल हो, और इंदौर में वो पोटेंशियल है। हम खुद अपने अरुणाप की तरफ से उस दिशा में बढ़ रहे हैं। हम एक सेल्फ सस्टेनेबल, एक इंपॉर्टेंट वर्ड, सेल्फ सस्टेनेबल कैंपस बनाने की फिराक में है, कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जहां पे दिव्यांग बच्चे रहेंगे, उनकी ट्रीटमेंट होगी, पढ़ेंगे, थेरेपीज होगी, लेकिन उस कैंपस को चलाने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, फंडिंग, पैसा चाहिए, वो वहीं से सेल्फ जनरेट होगा। नेचर फर्स्ट नाम का हमारा शॉप है, या अमूल के नाम के जो आइसक्रीम पार्लर है या कैफे है, इन सब चीजों ने हमको वो एक आइडिया दे दिया है कि नहीं, आप एक ऐसा कैंपस बना सकते हो जो खुद को सस्टेन कर सके। और ऐसे सेल्फ सस्टेनेबल कैंपस की जरूरत वाकई में बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर इन बच्चों को चाहिए काम करने के लिए। आप वहां पे बहुत अच्छा दे सकते हो। एक कैंपस ऐसा है जहां पे 150 लोग रहते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, वहीं कमा रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, और फिर वहां से जाके उसी चीज को वो आगे जाके फैला रहे हैं, दूसरी जगह जाके शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ऐसा एक सेंटर की जरूरत इंदौर से बेहतर भौगोलिक स्थिति में और कोई नहीं है जो ला सकता है। शहर बड़े हैं, हैदराबाद भी है, बेंगलोर भी है, पूना भी है, वहां पे कुछ सेंटर्स बने भी हैं, बन भी रहे हैं, वो सारी अपनी जगह पे है। लेकिन ज्योग्राफिकली अगर हम लोग देखें तो ये एसेसेबल है। एक सेंटर नीड है। सेंट्रल इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सेंटर ऐसा बन जाए जहां पे छोटे बच्चों के लिए जितने थेरेपिस्ट चाहिए वो सारी चीजें तो अपनी जगह पे हैं, वो हो रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है 16-17 साल के बाद में बड़े बच्चे के लिए, कहां से उसको रिहेबिलिटेट करेंगे, कैसे वापस रिहेबिलिटेट। वोकेशनल के जो काम हमने किया कि वो अपने पैरों पे खड़े हो, आत्मनिर्भर
भारत का सपना आत्मनिर्भर दिव्यांग के बिना पूरा नहीं होता, जैसे मैंने बोला। तो आत्मनिर्भरता के लिए हम क्या काम करें? ये कैंपस ऐसा होगा जो उसको आत्मनिर्भर होना सिखाएगा और बनाएगा। बच्चा ट्रेनिंग लेगा, स्किल डेवलपमेंट करेगा, वोकेशनल ट्रेनिंग लेगा, कुछ दिनों तक यहाँ पे काम करेगा। जो यहाँ पे काम करेगा उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे वो स्कूल चलेगा। और ये सीखने के बाद में कहीं और जाके, क्योंकि परमानेंट तो रहना नहीं है, आगे जाके कहीं और अपने पेरेंट्स के साथ में या किसी के भी साथ में वहां जाके अपना व्यवसाय शुरू करे, नहीं बेचा जाए, रोटेट हो। तो ये काम इंदौर में बहुत है। और इंदौर से आइडिया मेरे को प्लेस नहीं दिखती, क्योंकि नए आइडियाज को इंदौर जितना एक्सेप्ट करता है, उद्योगपति व्यापारी जिसको ऐसे किसी भी नए आइडिया के लिए प्रमोट करने आगे आते हैं, उतना किसी और शहर में मैंने जज्बा देखा नहीं। यहाँ पे एकेडमिशियंस हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, टेक्निकल स्टाफ है, बड़ी कंपनीज हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत आइडियल है, कुछ भी एक्सट्रीम नहीं है। और एक्सट्रीम कंडीशंस में इन बच्चों को तकलीफ होती है, तो ऐसा कुछ एक्सट्रीम नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा क्या नहीं है जो यहाँ पे नहीं हो सकता? बिल्कुल सर। और अगर हम इस शहर में वो चीज लाते हैं, और एक ही चीज है जो इस शहर में नहीं है कि ऐसा कैंपस नहीं है जिसको हम लोग शुरुआत करें। अगर प्रशासकीय सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट, कॉर्पोरेट्स का सपोर्ट मिलेगा तो निश्चित रूप से होगा, और मिलेगा, मुझे पता है निश्चित मिलेगा, क्योंकि ऐसे किसी भी नए इनोवेशंस को इंदौर लेता है। नहीं सर, इतने नोबल अच्छे कॉज के लिए आप काम कर रहे हैं, तो इंदौर भी आपको ये विशेष देता है कि आपका सपना सेल्फ सस्टेनेबल कैंपस का जल्द से जल्द पूरा हो। और इतनी अच्छी बातें आप हमारे व्यूअर्स का भी आपने शेयर की। उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स भी यहाँ आज आपकी कहानी जानकर सीखे होंगे कैसे उन्हें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए और कैसे एक अच्छे कॉज के लिए काम किया सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। तो ऐसे ही वीडियोस इंदौर सेलिब्रिटी लेकर आता रहता है इंदौर सेलिब्रिटी के यूट्यूब चैनल पर। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।